1 जुलाई 1947 यूएस के रोजवेल शहर के बाहर सेना का 509th एयरफील्ड बेस रडार रात में कुछ अजीबोगरीब ब्लिप्स को ट्रैक कर रहा था जो उनके गाइडेड मिसाइल बेस और न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के आसपास बहुत तेज़ी से आ और जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो सब शायद थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से रडार में आई किसी खराबी की वजह से हो रहा होगा, पर रडार इक्विपमेंट टेस्ट करने के बाद भी उन्हें उपकरणों में किसी तरह की कोई खराबी नहीं मिली और वो ब्लिप्स अगले दिन भी रडार में ट्रैक होने लग गए। इस तरह के अनआइडेंटिफाइड रडार ब्लिप्स को मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास बढ़ता देखकर वो इसे एयर स्पेस का डायरेक्ट वायलेशन समझ चुके थे, जिसके लिए आर्मी काउंटर इंटेलिजेंस ने वर्ल्ड वॉर II के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटिव्स को रोजवेल बुलाने के ऑर्डर दे दिए थे। लगभग 4 जुलाई 1947 की शाम को रोजवेल के आसपास के रडार ऑपरेटर्स उसी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने में लगे हुए थे। तब रोजवेल एयरफील्ड कंट्रोल टावर पर तैनात स्टीव अर्नोल्ड भी उस रडार ब्लिप्स पर नज़र रख रहे थे, जो उन्हें उस दिन बहुत अजीब तरीके से स्क्रीन पर शेप बदलते हुए दिख रहा था, जो कुछ समय बाद रडार से गायब हो गया और उसी दिशा में एक्सप्लोड होकर आसमान में चमकदार रोशनी पैदा कर दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद ऑपरेटर्स और CIC ऑफिसर समझ चुके थे कि वो ऑब्जेक्ट जो कुछ भी था वो अब क्रैश हो गया है, जिसे देखने के लिए वो बिना समय गवाए मिलिट्री रिस्पॉन्स टीम के साथ निकल जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट और मिलिट्री रिट्रीवल टीम को बुलवा लेते हैं उस एरिया को सीज और सुरक्षित करने के लिए। उन्हें लग रहा था कि वो ऑब्जेक्ट शायद किसी दुश्मन का विमान था जो उनके टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नज़र रख रहा था, जो शायद क्रैश होकर अब एक्सप्लोड हो गया होगा और उसके अंदर के लोग भी बचने के लिए रेगिस्तान में लैंड कर गए होंगे। ये सब सोचते हुए वो रात के अंधेरे में फ्लड लाइट ट्रक लेकर नाइट पेट्रोल पर निकल गए और कुछ समय तक सर्च करने के बाद उन्हें उसका मलबा भी दिखने लग गया, पर वो मलबा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने वर्ल्ड वॉर II में प्लेन क्रैश होते समय देखा था। वो विमान क्रैश होने के बावजूद भी लगभग पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में था, जिसके छोटे मोटे टुकड़े ही मलबे के रूप में आसपास के एरिया में बिखरे हुए थे। वो विमान नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तुलना में साइज में थोड़ा छोटा था, जो डेल्टा शेप एग शेल और सोसर की तरह दिख रहा था और इलेक्ट्रिक हमिंग का साउंड बना रहा था, जिस वजह से वो उसका रेडिएशन चेक करने के लिए हजार्ड सूट पहने वर्कर के साथ आगे जाने लगे। तभी अर्नोल्ड को उस विमान के पास कुछ परछाई दिखने लग गई, जो दिखने में लगभग 4 फीट के 4 बच्चों की थी जो जमीन पर पड़े हुए थे। ये सब देखकर वो हैरान थे और बस यही सवाल कर रहे थे कि ये लोग कौन है। जब वो लोग स्ट्रेचर लेकर उसकी तरफ गए तब उन्हें वहां रेगिस्तान की ढलान पर एक और शरीर दिखने लग गया, जिसको देखकर उनकी टीम ने कहा कि ये वाला भी जिंदा है। जब अर्नोल्ड उसे देखने के लिए उसके पास गए तब उन्हें उसके बिना आवाज़ निकाले भी उसके रोने की आवाज़ टेलीपैथिकली अपने दिमाग में सुनाई दे रही थी, जो दुख की भावना का एहसास भी बनवा रही थी। तभी पीछे खड़े गार्डिंग सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो ढलान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर एक नर्वस सोल्जर उस पर फायर कर देता है, जिसके बाद मेडिकल टीम्स उसे स्ट्रेचर पर लेकर निकल जाती है और ऑफिसर सभी मिलिट्री पर्सनल्स को आदेश देते हैं कि यहाँ मौजूद सभी मलबे और स्क्राफ्ट को लोड कर इस एरिया को ऐसा कर दो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उस वक्त वहाँ मौजूद फायर फाइटर डेंड वायर ये सब दूर से दिख रहे थे, जहाँ उन्हें कुछ छोटे शरीर बॉडी बैग्स में स्ट्रेचर से आर्मी ट्रक में लोड होते हुए दिख रहे थे, जिसमें से एक का शरीर बिना बॉडी बैग के था, जिसे अच्छे से देखने के लिए वो अंधेरे में चलते हुए मलबे के पास चले जाते हैं और उस क्रिएचर से आई कांटेक्ट बना लेते हैं, जो दिखने में एक 10 साल के बच्चे की तरह था, पर वो इंसान नहीं था। लेकिन तभी मिलिट्री वाले डेन को वहाँ अरेस्ट कर लेते हैं और उसे मेजर जेसी मार्शल के पास ले जाते हैं, जो उसे रोजवेल के एक नागरिक के रूप में जानते थे। मार्शल फायर फाइटर डेन को ऑर्डर देते हैं कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तुमने आज यहाँ जो कुछ भी देखा है उसके बारे में ना तो तुम अब किसी से बात करोगे और ना ही किसी से कहोगे, और अभी के अभी अपना ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाओगे। 8 जुलाई 1947 को रोजवेल डेली रिकॉर्ड नाम के लोकल न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि रोजवेल रैंच से मिलिट्री पर्सनल्स ने एक फ्लाइंग सॉसर को रिकवर किया है, जिसकी जानकारी 509 बेस कमांडर कर्नल विलियम ब्लेंचर्ड ने दी थी। As a matter of fact, the 509th Atomic Bomb Group headquarters at Roswell, New Mexico, reports that it has received one of the discs, which landed on a ranch outside Roswell. फ्लाइंग सॉसर क्रैश होने की ये खबर जल्दी ही पूरे देश में फैलने लग गई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए एयरफोर्स हेडक्वार्टर टेक्सास में बैठे जनरल रॉजर रमे ने
मेजर जेसी मार्सेल को इस स्टोरी को पीछे लेने के ऑर्डर दे दिए थे, जो उसी दिन प्रेस में जाकर रिपोर्ट करवाते हैं कि वो फ्लाइंग सॉसर की जानकारी एक गलत फहमी थी और क्रैश हुआ वो मटेरियल एक वेदर बलून का है। इसी बीच अगले कुछ सप्ताह तक आर्मी इंटेलिजेंस और सीआईसी पर्सनल रोजवेल में फैल जाते हैं और आई विटनेस गवाहों का पता लगाकर उनके सबूतों को नकारते हुए बलून वाली स्टोरी से कॉन्ट्रडिक्ट करने लग जाते हैं और गवाहों को जान से मारने की धमकी और रिश्वत देकर उनकी फैमिली और बच्चों पर नजर रखने लगते हैं। रोजवेल फ्लाइंग सॉसर के मलबे को राइट फील्ड कमांड में शिप करने और उस पर रिसर्च करने के बाद सितंबर 1947 में जनरल ट्वाइनिंग रोजवेल क्रैश की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रूमैन के सामने पेश करते हैं और इसके भविष्य में होने वाले प्रभावों को समझाते हुए एक टॉप सीक्रेट वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव देते हैं, इस तरह की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने और पब्लिक पैनिक को कंट्रोल करने के लिए, जो बाद में चलकर प्रेसिडेंट आइजनहोवर के निर्देश में मैजेस्टिक 12 का रूप ले लिया था। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर्नल फिलिप जे कोर्सो बताते हैं कि 1947 में जब वो फोर्ट रेली कंसस की ओल्ड वेटेरियन बिल्डिंग में ड्यूटी पर थे, तब वहाँ कुछ मिलिट्री ट्रक किसी टॉप सीक्रेट मटेरियल को स्टोरेज के लिए क्रेट्स में ला रहे थे। उस वक्त वहाँ ड्यूटी पर उनके साथ में मेजर सार्जेंट बिल ब्राउन भी थे, जो उनके कान में आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आकर कुछ देखना चाहिए, क्या तुम्हें पता है इनके अंदर क्या है। ब्राउन कहते हैं कि उसने ड्राइवर से सुना है कि ये सब 509 डेजर्ट में क्रैश हुए प्लेन से आया है। जब बिल्डिंग में कोर्सो और ब्राउन के अलावा वहाँ कोई नहीं बचा था, तब वो अंदर रखे मटेरियल्स को बारी बारी से देखने चले गए थे। कोर्सो बताते हैं कि जब वो अंदर गए तब उन्हें वहाँ लगभग 30 वुडन क्रेट्स दीवार के पास पड़े हुए दिख रहे थे, जो खीलों से पैक थे, जिसमें से एक ढीली फिटिंग वाले क्रेट को उन्होंने खोलने की कोशिश की थी। जब उन्होंने उस क्रेट को खोला तब उन्हें पता लगा कि वो कोई प्लेन क्रैश का मटेरियल नहीं है, बल्कि एक कॉफिन है, जिसके अंदर एक मोटे ग्लास कंटेनर में हल्के ब्लू कलर के लिक्विड सॉल्यूशन के साथ एक बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। ध्यान से देखने पर कोर्सो को पता लगा कि वो कोई इंसान के बच्चे की बॉडी नहीं है, बल्कि वो कोई और जीव है, जिसका सिर बल्ब जैसा ओवरसाइज, आंखें इंसानों से बड़ी और नाक कान मुंह बहुत छोटे हैं। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं थे और हाथ में भी सिर्फ 4 उंगलियां थी बिना अंगूठे के। उन्हें उसका शरीर दिखने में एक अविकसित बच्चे की तरह लग रहा था और कोर्सो उसे नाजी जर्मनी का कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे। पर क्रेट की इनकेसिंग पर लगे पेपर उस जीव को रोजवेल में क्रैश हुए विमान का निवासी बता रहे थे, जिसे वाल्टर रीड आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया जाने वाला था। कोर्सो को पता था कि वो उसके बारे में अब किसी से बात नहीं कर सकता था और वो इस घटना को जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1950s में जब वो प्रेसिडेंट आइजनहोवर नेशनल सिक्योरिटी स्टाफ से जनरल आर्थर ट्रूडो की कमांड में फॉरेन टेक्नोलॉजी की स्पेशल फाइल्स पर काम कर रहे थे, तब उन्हें रोजवेल की फाइल्स भी उन फॉरेन टेक्नोलॉजीज की फाइल्स में छुपी हुई मिली थी, जिस पर जनरल ट्रूडो कोर्सो से रिसर्च करवाना चाहते थे, उन फाइल्स को CIA और सोवियत KGB के इन्फिल्ट्रेटेड ऑफिसर से दूर रखते हुए। रोजवेल फाइल्स पर रिसर्च करते हुए कोर्सो को पता लगता है कि वो स्पेसक्राफ्ट हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रॉकेट और जेट की तरफ फ्यूल से नहीं चलता था, ना ही उसके अंदर कोई नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम थे, बल्कि वो क्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन से एंटी ग्रेविटी वेव्स बनाकर चलता था, जो नेविगेट करने के लिए दिमागी ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करता था। उस क्राफ्ट की बॉडी एक मजबूत और फ्लेक्सिबल मेटेलिक फाइबर की बनी हुई थी, जिसके निचले हिस्से में सिल्वर और कॉपर के मिश्रण की एक पतली लेयर थी, जो बिना किसी प्रतिरोध के करंट को फ्लो कर उसे एक कंडक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट बना देती थी। एक तरफ जहां हम स्पेस ट्रेवल करने के लिए खाने पानी को प्रिजर्व करने की प्रोसेस पर सोचते रहते हैं, वहीं उस क्राफ्ट में उन्हें फूड, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी, जो कि एक बड़ा सवाल पैदा करती है कि उस क्राफ्ट के एलियन आखिर बिना खाए पिए सरवाइव कैसे करते थे। वाल्टर रीड मेडिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट बताती है कि वो एलियंस बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह थे, जो नेचुरली इवॉल्व शरीर की बजाय स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिज़ाइन थे, जहां उनके दिल और फेफड़े उनके शरीर की तुलना में बड़े थे, जो ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन होल्ड कर सकते थे। उनके स्केलेटन की हड्डियां पतली पर इंसानों से ज़्यादा लचीली और मजबूत थी, जो आसानी से शॉक एब्जॉर्ब कर सकती थी। उनके शरीर में उन्हें इंसानों जैसा कोई डाइजेस्टी और वेस्ट सिस्टम नहीं मिला था, जिसको लेकर मेडिकल एग्जामिनर्स का कहना था कि वो अपनी स्किन से ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब और वेस्ट को निकालते हैं, जिसमें उनका स्किन टाइट स्पेस सूट मदद करता है, जो रेडिएशन से बचाव करने के साथ साथ उन्हें स्पेसक्राफ्ट से भी जोड़ता है। पैथोलॉजिस्ट का कहना था कि उनकी आंखों पर लगे डार्क इलिप्टिकल आई पीसेस
एक एडवांस नाइट विजन की तरह है जो उन्हें घने अंधेरे में भी चीज़ें देखने में मदद करता है। रोजवेल फाइल्स ख़त्म करते समय कोर्ट्सो को पता लग चुका था कि उस समय उनके द्वारा बनाई गई कई एडवांस चीज़ें जैसे फाइबर ऑप्टिक, आईसी चिप, लेज़र और पार्टिकल बीम उन क्रैशक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को ही रिवर्स इंजीनियर कर लाई गई है। तो रोजवेल यूएफओ क्रैश की इस घटना को 1947 से लेकर आज तक वेदर बलून की आड़ में कवर किया जाता रहा है, जबकि वहाँ के चश्मदीद गवाह मरने से पहले अपनी फैमिली और बच्चों की कसम खाकर बता चुके हैं कि वो कोई वेदर बलून नहीं था बल्कि वो एक असली यूएफओ था। He told me not to say anything. He says, I'll handle it from now on. And that's exactly what he did. When he came out, he said, he told the press that was there, he said, that was nothing but a weather balloon, crashed weather balloon. It was definitely not a weather balloon. And it was an aircraft. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो एलियंस इतने एडवांस थे तो उनके एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हो गए। इसकी सच्चाई ये है कि वो एलियन एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं हुए थे बल्कि वो क्रैश करवाए गए थे रेडार से हाई पावर माइक्रोवेव एनर्जी शूट करके, जिसने उनके कंप्यूटर ब्लाइंड कर दिए थे, जो उनके लिए भी एक सरप्राइज अटैक था क्योंकि वो उस समय इंसानों से इस तरह के अटैक की उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्रैश में सर्वाइव हुआ वो एक एलियन जिसे उन्होंने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी यानी EBE नाम दिया था, उसके इलाज के लिए उन्होंने बोटेनिस्ट की हेल्प ली थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो EBE एक प्लांट बेस्ड लाइफ फॉर्म है जो पेड़ पौधों की तरह न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और सोलर रेडिएशन से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आपको कोई मिल गया मूवी तो याद ही होगी, उसमें भी वो एलियन जादू को लगभग ऐसा ही कुछ करता दिखाया गया था जो कि एक सॉफ्ट डिस्क्लोजर था हमारी जनसंख्या में एलियन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो उस बचे हुए EBE के साथ क्या हुआ, उसने क्या क्या बताया और कैसे गवर्नमेंट ने पावर और टेक्नोलॉजी के लालच में कुछ ऐसे एलियन से डील कर ली जो डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस में जगह बनाकर उन पर ही हावी होने लग गए, जानेंगे दूसरी वीडियोस में।